समझ में आ जाएगा, है ना। तो उसको एक बार आप लोग ले लो, मंगा लो जिनने नहीं मंगाया है। तो अभी 8 ही लोग हुए हैं। अच्छा, अन्नू ऐड हुई हैं अभी, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं और लोग ऐड हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। मार्किंग अन्नू तुम्हारा क्लियर हुआ कि नहीं? कल जो तुम प्रश्न कर रही थी वो तुमको समझ में आया? अपन जो पढ़ रहे थे मास मीडिया सिस्टम डिपेंडेंसी थ्योरी, आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है। एक्चुअली थोड़ा बाहर है, किसी जरूरी काम से आए तो अभी थोड़ा। अच्छा अच्छा, तो वो तुमको समझ में आ गया, क्लियर हो गया थोड़ा सा? हाँ कल सर, हो गया। तो अभी पढ़ेंगे, अगर फिर कुछ प्रॉब्लम होगा ना तो पूछ लेंगे। हाँ हाँ हाँ, नहीं एक्चुअली क्या है, तुम मीडिया को अलग रख के सोच रही थी, है ना, जबकि मीडिया जो है वो समाज का ही एक अंग है ना। तो तुम मीडिया को अलग रख के सोच रही थी, है ना। तो आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही। हाँ हाँ, इसलिए तुम कंफ्यूज हो रही थी थोड़ा कि सर श्रोता और समाज, उसमें तुम कंफ्यूज हो रही थी, है ना। तो वो जो है मीडिया के ऊपर बहुत सारे दबाव समूह भी रहते हैं, बहुत सारे समूह होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, विज्ञापन दाताओं का संगठन है। तो बहुत सारे जो ग्रुप्स होते हैं, इनको भी मीडिया जो है वो ध्यान में रखती है ना। क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था ही जो है वो मीडिया के लिए नियम भी बनाती है ना। तो इस प्रकार आप देखो कि ये सब समाज के अंग होते हैं। तो समाज अलग नहीं होता है। व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति जो है, व्यक्ति, मीडिया भी जो है वो एक व्यक्ति पे निर्भर होती है ना। और व्यक्ति भी मीडिया पे निर्भर होता है। ऐसे ही जो समूह होते हैं, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे बहुत सारे संगठन होते हैं व्यक्तियों के, है ना, चाहे वो विज्ञापन दाताओं का संगठन हो, चाहे वो कर्मचारियों का संगठन हो, चाहे वो कोई धार्मिक संगठन हो, है ना। तो इनको सबको एक दूसरे की व्यक्ति को, एक सामान्य व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, है ना, और समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए जनमाध्यम की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जनमाध्यम जो है उसको समूहों के साथ भी अपने संबंधों को मधुर रखना पड़ता है, क्योंकि उन समूहों की भी जनमाध्यमों को आवश्यकता होती है। और जो है एक व्यक्ति एक व्यक्ति की भी मीडिया की निर्भरता एक व्यक्ति पर भी होती है, क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्र होता है मीडिया का चयन करने के लिए, है ना, कि वो किस मीडिया के माध्यम से अपनी जो उसकी सूचना प्राप्ति की जो प्यास है, या उसकी जो अपने आप को किस मीडिया अपडेट रखने के लिए वो किस माध्यम का चयन कर रहा है ना। तो एक व्यक्ति पे भी मीडिया की निर्भरता होती है। और स्वाभाविक है कि अगर कोई व्यक्ति अपने किसी दूसरे आपके माध्यम का चयन नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो आपके उसको जो है वो रिजेक्ट कर रहा है, उसका चयन नहीं कर रहा है अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए। तो वो जो निर्भरता है उसकी, वो ग्रुपों में तो होती ही है, साथ ही एक व्यक्ति पे भी उसकी निर्भरता होती है। तो उसी से उसका सर्कुलेशन या उसकी व्यूअरशिप या उसकी रीडरशिप जो है वो बढ़ती है ना। तो ये था। तो मुझे लगता है कि वो तुमको थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजन हो रहा था, है ना। तो जैसा कि आप देखो कि जो एक व्यक्ति पर मीडिया की निर्भरता अपन को भले ही नजर ना आती हो, है ना, किंतु सच यही है कि व्यक्ति पर मास मीडिया की भी निर्भरता है। व्यक्ति जो है वो स्वयं अपना मीडिया सिस्टम बनाता है ना। और उसे ये स्वतंत्रता है कि वो कौन सा मीडिया इस्तेमाल करे, है ना। इसलिए सभी व्यक्ति किसी मीडिया विशेष को इस्तेमाल करना अगर बंद कर दें तो वो मीडिया जो है वो खत्म हो जाएगा, वो माध्यम खत्म हो जाएगा। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि मीडिया की भी निर्भरता जो है वो व्यक्ति पर है ना। और
मीडिया को समाज के राजनीतिक संगठनों पर भी निर्भर होना पड़ता है ना, क्योंकि मीडिया अलग नहीं होती, मीडिया जो है वो समाज का एक अंग है, और मीडिया को जो है वो समाज के राजनीतिक संगठनों पर भी निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि उसे स्वतंत्रता और सुविधा उसको जो है वो राजनीतिक संगठनों के सत्ता में आने के बाद ही ये सब उनको स्वतंत्रताएं मिलती हैं। क्योंकि जैसा आप ये देखिए कि जैसा आपका शासन होगा उसी के अनुसार मीडिया चलता है ना। यदि मान लीजिए कि आप उस पर पाबंदी लगा दें, जैसे आपातकाल के समय में आपने देखा कि मीडिया पे जो है वो बैन था, है ना, मतलब बहुत सारी चीजों पे कि आप क्या छाप सकते हैं क्या नहीं छाप सकते। तो ये देखिए कि ये पक्ष हो या विपक्ष हो, राजनीतिक संगठन भी जो है वो मीडिया पर निर्भर करते हैं, क्योंकि उनको अपना मैनिफेस्टो, अपने भविष्य की प्लानिंग, ये सब चीजें जो है वो जनता तक पहुंचाने के लिए जन माध्यमों की आवश्यकता होती है, और दोनों के अपने उद्देश्य और संसाधन होते हैं। मीडिया को भी उनसे विज्ञापनों की प्राप्ति होती है ना। तो मीडिया की निर्भरता जो है वो राजनीतिक व्यवस्था पर भी होती है ना। और मीडिया और समाज में स्वतंत्र तौर पर काम करने का अवसर चाहिए। मीडिया को जो है समाज में स्वतंत्र तौर पर काम करने का अवसर चाहिए, तथा उसे कितनी स्वतंत्रता मिलेगी यह तय करता है राजनीतिक व्यवस्था, है ना। राजनीतिक व्यवस्था ही तय करती है। तो राजनीतिक व्यवस्था ही मीडिया से जुड़े व्यवसाय के टैक्सों, जैसा कि आपको पता है उसके कागज के दाम और अन्य सभी चीजों के दाम जो है, टैक्स के नियम वगैरह, इन सब चीजों का निर्धारण जो है वो राजनीतिक व्यवस्था करती है। दूसरी तरफ आप ये देखो कि लोकतंत्र में जो है वो राजनीतिक व्यवस्था को भी अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए मीडिया पर निर्भर होना पड़ता है ना। जो भी राजनीतिक दल है वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने भविष्य की प्लानिंग को लेके मीडिया के माध्यम से ही आम जन तक अपनी सूचनाओं को पहुंचाते हैं। तो राजनीतिज्ञों को चाहे वो सत्ता में बैठे हों या विपक्ष में हों, और ये जानना होता है कि समाज के लोगों का मूड क्या है, क्या प्रतिक्रियाएं हैं, है ना। इस तरह समाज की सभी इकाइयां, है ना, वो मीडिया पर निर्भर है। जैसे कि हमने बताया बहुत सारे सामाजिक संगठन होते हैं, राजनीतिक संगठन होते हैं, धार्मिक संगठन होते हैं, आर्थिक संगठन होते हैं, कर्मचारियों के संगठन होते हैं, है ना। तो ये सभी संगठन भी जो है वो मीडिया पे निर्भर होते हैं, क्योंकि मीडिया से इनको अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए जो है ये मीडिया का सहारा लेते हैं, और मीडिया को इनसे धन की प्राप्ति होती है। तो इनके सबके अपने अपने हित होते हैं, और मीडिया इन सभी इकाइयों पर निर्भर होती है, और ये निर्भरता उनके उद्देश्यों और संसाधनों पर भी निर्भर होती है। तो ऐसे में समाज में मास मीडिया की भूमिका क्या होगी, और यह समाज और मीडिया के उद्देश्यों और संसाधनों के अनुपात पर भी निर्भर होती है। तो इस प्रकार अपन देखें तो जो बहुत सारे संगठन होते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया, इन सभी संगठनों को जो है मीडिया की आवश्यकता होती है, और मीडिया को इनकी आवश्यकता होती है, और मीडिया जो है वो समाज का एक अंग है ना। तो अगर आप मीडिया को समाज से अलग करके नहीं देख पाते, इसीलिए आप कहते हैं कि मीडिया जो है वो एक समाज का दर्पण है, ठीक है ना। तो उसमें सारे एक व्यक्ति, सारे लोग शामिल हो जाते हैं। एक व्यक्ति पर भी मीडिया की निर्भरता होती है, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से मीडिया का चयन करने के लिए स्वतंत्र होता है, ठीक है ना। तो अभी जो है वो बहुत कम लोग हुए हैं, मुझे लग रहा है 12 दिख रहा है मेरे को इसमें। थोड़ा और इंतजार करें या अपन शुरू करें? सर आपको लेके 20 जन हैं? आपको लेके 20 जन, आपको छोड़ के 19 जन हम लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मेरे मोबाइल में क्यों 12 बता रहा है? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, चलो। तो आज अपन जो है वो जो अपन ने देखा था कल सिलेबस में क्या देखा था अपन ने, हाँ, ये सिलेक्टिव एक्सपोजर, सिलेक्टिव परसेप्शन एंड सिलेक्टिव रिटेशन, आज अपन इस पे बात करेंगे। सर सर हाँ, जो केवलजय कुमार की बुक बताई थी आपने, उसमें कोई एडिशन का भी इशू रहेगा?
नहीं, वो तो जो भी दिखाएगा ऑनलाइन टेस्टिंग वाला दिखाएगा मेरे ख्याल से, ये फोर्थ दिखाएगा। हाँ, दिखा रहा है। हैं? फोर्थ फोर्थ? फोर्थ एडिशन, चौथा। अच्छा, फोर्थ। हाँ तो ठीक है ना, फोर्थ मंगा लो, क्या भाई, एडिशन इम्प्रूव वाला एडिशन तो ज्यादा अच्छा क्लियर है हाँ पुस्तक के ये प्रकाशन। हिंदी में यही है सर, भारत में जनसंचार। हाँ 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 हाँ, भारत में जनसंचार लिखा होगा, है ना? जी सर। तो उसको आप मंगा लो, मेरे ख्याल से 200-250-300 रुपए की होगी, इससे ज्यादा की हाँ। नहीं होगी, है ना? तो उसको आप पढ़ोगे और उसके बाद आप लोग सब पीजी किए हुए हो, तो आप लोग एक बार पढ़ोगे तो बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना, है ना? जी। और बाकी मैं जो इसमें बात करूंगा तो वो आपको और ज्यादा क्लियर होगी फिर, है ना? जी सर। हैं? तो भारत में जनसंचार हिंदी में है और इंग्लिश एडिशन भी है उसका। तो कितने सर, लोगों ने आपको बुलाया? सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ। सर एक्चुअली मैंने जो माइग्रेशन वगैरह के लिए सर से इस हफ्ते के लास्ट का बोला था, लेकिन लास्ट में हो नहीं पा रहा है। मैंने यूनिवर्सिटी में सर से बात हुई थी, वो नेक्स्ट वीक की बोले। मैं उससे पहले उन्होंने इस हफ्ते का बोला था, लेकिन अब हो नहीं पा रहा है। तो कोई दिक्कत आएगी? नहीं 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 आई। नहीं आएगी ना? हाँ नहीं आएगी, अभी थोड़ा और टाइम बढ़ जाएगा उसका, है ना? हाँ, थैंक कब यू तक हो सर। जाएगा? क्या? कब तक हो जाएगा वो जो बता रहे हो तुम सर्टिफिकेट का? वो सर्टिफिकेट सर नेक्स्ट हफ्ते हो पाएगा, इस हफ्ते हो नहीं पा रहा है। दिक्कत आ रही है, पता नहीं। सर बोल रहे थे कि नेक्स्ट हफ्ते, नेक्स्ट वीक दे देंगे, वो तो आज तक। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो हाँ कोई बात नहीं, मिल जाएगा टाइम अभी, है ना? हाँ, थैंक यू सर। तो आज अपन जो है वो सिलेक्टिव परसेप्शन की बात करते हैं ना, चयनित बोध, है ना? उसको बोलते हैं अपन चयनित बोध, है ना? तो आप लोगों ने ये महसूस किया होगा, ये देखा भी होगा कि प्राय लोगों की जो बोध या संज्ञान करने की जो प्रवृत्ति है वो उनकी आवश्यकताओं, दृष्टिकोणों व अन्य मनोवैज्ञानिक पहलुओं से प्रभावित होती है ना? तो इसे ही हम जो है वो चयनित बोध कहते हैं, कॉग्निजेंस, है ना? कॉग्निशन मतलब ये तो है हस्तक्षेप या विचाराधिकार। तो जो लोगों की जो बोध या संज्ञान करने की प्रवृत्ति है वो उनकी आवश्यकताओं और दृष्टिकोणों या उनकी जो है कई प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं उससे प्रभावित होती है। तो इसको ही हम जो है वो चयनित बोध कहते हैं। अब आप ये देखिए कि जो समाज के जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए रिसर्च से ये स्पष्ट हुआ है कि बोध व्यक्ति की मान्यताओं, है ना, जो व्यक्ति की अपनी मान्यताएं होती हैं, है ना, सांस्कृतिक अपेक्षाओं और मनोदशाओं और दृष्टिकोणों से प्रभावित होता है। ठीक है ना? इसके अतिरिक्त इसी प्रकार की प्रेरक शक्तियां तभी क्रियाशील होती हैं जब लोग जन माध्यमों के संदेशों के संबंध में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। ठीक है ना? तो अब अपन इसको उदाहरण के तौर पे देखें तो आप ये देखिए कि अमेरिका में जिमी कार्टर फोर्ट विवाद से ये स्पष्ट होता है कि अमेरिका का जो सबसे प्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम और सीबीआई सीबीएस न्यूज ने जो है वो राष्ट्रपति के प्रत्याशी फोर्ड और राष्ट्रपति जिमी कार्टर के बीच टेलीविजन पर जो वाद विवाद प्रसारित होने के बाद एक सर्वेक्षण कराया। और इस सर्वेक्षण में जिसमें सर्वेक्षणकर्ताओं ने जो है वो करीब 1100 व्यक्तियों का इंटरव्यू लिया और इस इंटरव्यू से जो निष्कर्ष निकला वो था कि उसमें से 37% जो लोग थे, है ना, उनके अनुसार फोर्ट ने वाद विवाद जीत लिया, है ना। लेकिन उसमें से जो 24% लोगों ने कहा कि नहीं, कार्टर ने वाद विवाद जीता, और 35% लोगों का ये मत था उसमें कि मुकाबला बराबर का रहा। और उसी में 4% लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि
कोई विचार नहीं, उन्होंने मतलब अपना विचार प्रकट करने से मना कर दिया। तो अब आप ये देखिए कि जो फोर्ड था, वो फोर्ड के समर्थक जो थे वो 66% थे और कार्टर के समर्थक जो थे वो 14% थे, है ना, जिन्होंने बोला कि फोर्ड जीता और कार्टर जीता। इसके समर्थक जो थे वो 6% थे और 40% थे, और जिन्होंने कहा कि नहीं हम कुछ नहीं जानते वो 4% थे, है ना। तो इस प्रकार आप ये देखो कि जो इंटरव्यू के आधार पे इन्होंने जो निष्कर्ष निकाला, तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि अधिकांश समर्थक फोर्ड को वाद विवाद में विजेता के रूप में देखना चाहते थे, जबकि कार्टर के अधिकतर जो समर्थक थे वो वाद विवाद मुकाबले को टाई मानना चाहते थे। तो जिन सभी लोगों ने वाद विवाद पर विचार व्यक्त किए और उनके विचार काफी भिन्न थे, उनके दृष्टिकोण और उनकी विचारधारा और दृष्टिकोण पर आधारित था। तो उनका जो विचारधारा थी और जो उनका जो दृष्टिकोण था, उस आधार पे उन्होंने इंटरव्यू में जो है वो अपने विचार रखे। तो ये ही जो है वो सिलेक्टिव परसेप्शन है कि व्यक्ति जो पहले से सिलेक्ट कर लेता है उसके आधार पे वो एक अपनी धारणा बना लेता है, अपना बोध कर लेता है और उसी आधार पे वो जो है कॉग्निशन करता है, ठीक है ना, और उसी के आधार पे जो है वो परिणाम निकलकर सामने आते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा जो है वो सिलेक्टिव एक्सपोजर है ना। इसमें अपन समझें कि जैसा प्रत्येक व्यक्ति, चाहे आप हो चाहे मैं हूं और कोई भी हो, उसी संचार व्यवस्था के समक्ष अपना प्रकटीकरण करता है ना, जिसको कि वो उस पर विश्वास करता है ना, जो कि उसके तात्कालिक दृष्टिकोण या उस पर विश्वास करे या जो उसका प्रेजेंट में जो उसका दृष्टिकोण होता है किसी इशू को लेके, किसी व्यक्ति को लेके, किसी भी मुद्दे पे, है ना, तो जो उसका तात्कालिक दृष्टिकोण होता है उस दृष्टिकोण से पूर्ण रूप से जो मेल खाती हो, तो वो उसी संचार व्यवस्था या उसी माध्यम के समक्ष वो अपने आप को एक्सपोज करता है, अपने आप को बताता है कि वो क्या सोच रहा है किसी मुद्दे पे, किसी इशू पे, है ना। तो दृष्टिकोण जो उसका होगा उससे जो व्यवस्था मेल खाएगी संचार की उसकी, वो उसके समक्ष ही प्रकटीकरण करता है, या तो उससे वो सहमत हो, है ना। तो जो संचार व्यवस्था व्यक्ति के दृष्टिकोण से मेल नहीं खाती है ना, भाई बहुत सारे आप आज के समय में देखते हैं कि बहुत सारे या बहुत सारे चैनल पे आरोप लगता है कि ये फला विचारधारा के अनुसार खबरों को ब्रेक करते हैं या वो करते हैं। तो अब ये देखिए कि जो व्यवस्था जो है उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से मेल नहीं खाती है, तो व्यक्ति क्या करता है, उसकी उपेक्षा कर देता है, और जो संचार व्यवस्था व्यक्ति के दृष्टिकोण से मेल खाती है उसके समक्ष वो अपना प्रकटीकरण करता है ना। तो कुछ अनुसंधानकर्ताओं का ये मानना था कि कोई भी व्यक्ति बहुत साधारण से भी किसी भी संदेश को ग्रहण या उपेक्षित नहीं करता, क्योंकि बिना जाने बिना समझे किसी भी संदेश की विषय वस्तु के संबंध में अनुमान वो नहीं लगा सकते हैं। तो कुछ रिसर्चर या शोधकर्ताओं का यह मानना है कि हम उन जन माध्यमों और लोगों से घिरे होते हैं जो महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारे दृष्टिकोण से सहमत होते हैं, और कुछ शोधकर्ताओं का ये भी मत है कि लोग संदेश के उस भाग के प्रति काफी कठिनाई या असहजता से सतर्क होते हैं या ध्यान देते हैं जो उनके दृष्टिकोण, विश्वास या व्यवहार से अंतर या असहजता या असहमति रखते हैं और उस संदेश को ग्रहण नहीं करते हैं जो उनके तात्कालिक दृष्टिकोण का प्रतिकार करते हैं या उनके जो तात्कालिक दृष्टिकोण से मेल नहीं खाते हैं, है ना, और मानसिक अशांति या असंवादिता उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे माध्यमों को व्यक्ति पसंद नहीं करता है और उनके समक्ष अपने आप को वो प्रकट नहीं करता है।
इसके अतिरिक्त कुछ और उदाहरण ऐसे हैं जिनमें ये स्पष्ट होता है कि लोग उस संदेश सामग्री पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमें उनके तात्कालिक दृष्टिकोण का भले ही समर्थन न करती हो, किंतु जिसके बारे में वे विश्वास करते हो कि उसका आसानी से खंडन किया जा सके। तो सामान्यतः लोग ऐसी सूचना की उपेक्षा करते हैं जो उनके दृष्टिकोण का समर्थन तो करती है, परंतु उसकी अवस्था कमजोर होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि शोधकर्ताओं के अनुसार जो ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जिनसे ये पता चलता है कि व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से मतभेद रखने वाले संदेशों की पूरी तरह से उपेक्षा कर देता है। और जो व्यक्ति नवीनता की खोज करता है, आवश्यक नहीं है कि वह असंवादिता उत्पन्न करने वाली सूचना की उपेक्षा कर ही दे। हो सकता है कि किसी सूचना की ग्रहिता उपयोगिता व्यक्ति को असंवादिता उत्पन्न करने वाली सूचना पर ध्यान देने के लिए प्रेरित कर दे, है ना। तो विवादित सूचना जो कि नई, रोचक और मनोरंजक होती है, उसकी उपेक्षा नहीं की जाती। यह विवादित सूचना किसी क्षमता के विकास में या किसी समस्या के समाधान में सहायता कर सकती है, उस पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसको अगर हम दूसरे शब्दों में अगर इसको समझें तो संदेश यदि मानसिक अशांति उत्पन्न करता है किंतु लाभदायी है तो उसकी उपेक्षा नहीं की जाती है और व्यक्ति उसको ग्रहण करता है, ठीक है ना। तो ये जो सिलेक्टिव एक्सपोजर है, ये चयनित प्रकटीकरण है कि आप जिस माध्यम का विश्वास करेंगे, जिस पे आपका, उसी को आप जो है प्रकटीकरण के लिए उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। ये बात निकल के शोध में सामने आई है। तीसरा जो है वो है सिलेक्टिव अटेंशन। सिलेबस में क्या दिया है? रिटेशन दिया है ना। हाँ, तो ये जो है सिलेक्टिव रिटेशन है, लेकिन सिलेबस में एक जो है वो ये नहीं दिया गया है सिलेक्टिव अटेंशन, ये भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। अब ये जो है सिलेक्टिव रिटेशन, इसमें क्या होता है कि सूचनाओं को पुनः स्मरण करने की शक्ति व्यक्ति की इच्छा, आवश्यकता, प्रवृत्ति, उसके स्वभाव और मनोवैज्ञानिक कारकों से प्रभावित होती है। जन अफवाह, र्यूमर के बारे में अमेरिकी शोधकर्ताओं का यह मानना है कि अफवाह ज्यों की त्यों नहीं फैलती। अफवाह जब फैलते फैलते हमारे तक आती है तब उसमें हमारे मन के विचार, भाव आदि जुड़ जाते हैं, और जब वह अफवाह हम दूसरों तक पहुंचाते हैं जो उसका स्वरूप वह नहीं रहता जिस रूप में अफवाह हमारे पास आई थी, है ना। तो तुम नोट करना चाहो तो उसको नोट कर लो, है ना। हाँ, तो ये जो है, हाँ बस ठीक है। तो ये जो चयनित अवधारणाएं हैं, है ना, सिलेक्टिव रिटेंशन, इस पे अपन बात कर रहे थे। तो ये जो अफवाह जब फैलते फैलते हमारे तक आती है ना, तो ये उस रूप में नहीं रहती है जिस रूप में अफवाह हमारे पास आई थी, है ना। तो इसमें सेंडर और जो सेंडर के जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो उसके उद्देश्य हैं, जिस उद्देश्य से वो र्यूमर फैलाया गया है ना, और मैसेज ये जानता है, पर ग्रहिता जो है वो चयनित प्रकटीकरण और मनोयोग और प्रत्यक्षीकरण से भिन्न होते हैं। इसलिए अफवाह जो है, अफवाह में संदेश सभी तक एक जैसा नहीं पहुंचता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो संदेश होता है वो किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रसारित किया जाता है या आम जन तक पहुंचाया जाता है। तो इसमें प्रकटीकरण, प्रत्यक्षीकरण और मनोयोग, ये इन तीनों से ये भिन्न होता है। इसलिए अफवाह में जो है
वो संदेश सभी तक एक जैसा नहीं पहुंचता है ना। तो इसके में जो है वो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जो थे एलपोर्ट और पोस्टमैन द्वारा 1947 में अफवाह के प्रसार के संबंध में अध्ययन किया गया और ये बात सामने आई कि व्यक्ति के केंद्र की जानकारियां तुरंत बाहर आ जाती हैं, है ना। जिस केंद्र में व्यक्ति होता है, जब उससे संबंधित कोई चित्र या समाचार उसके सामने आता है और अफवाह ज्यों की त्यों नहीं फैलती, तब तक जन प्रवाद फैलते फैलते हम तक वो अफवाह आती है, तब तक वह कई स्तरों से गुजर चुकी होती है और उसमें वे लोग कुछ ना कुछ परिवर्तन कर चुके होते हैं उस जानकारी में। जब तक दूसरे तक वह अफवाह पहुंचाते हैं तो हमारे मनोभाव भी उसमें जुड़ जाते हैं। ये मनोवैज्ञानिक जो थे एलपोर्ट और पोस्टमैन, इन्होंने अपने अध्ययन में ये बात पाई। और इसके अलावा लेविन और मार्फी 1958 ये सोवियत समर्थक और सोवियत विरोधी प्रकाशित साहित्य से जुड़े विषयों का इन्होंने अध्ययन किया और इन विषयों से लोगों की सीखने की गति धीमी रही, इस बात को इन्होंने प्रतिपादित किया, जबकि विस्मृत करने की गति जो है वो तीव्र रही, क्योंकि इसमें उनके दृष्टिकोण ही एक दूसरे को गलत काटने लगे। तो ये जो सिलेक्टिव रिटेशन है वो ये कहता है कि जब भी कोई जानकारी या र्यूमर फैलाया जाता है तो वो अपने उस रूप में हमारे तक नहीं पहुंचता है जिस रूप में वो होता है, ठीक है ना। इसके बाद आपको जो है ये सिलेक्टिव अटेंशन है ना, इस पे अपन करते हैं। आपने देखा होगा कि सामान्यतः जो व्यक्ति है वो किसी संदेश के उस भाग को ग्रहण कर लेता है जो उसके दृष्टिकोण, विश्वास या व्यवहार के अनुरूप होता है ना। संदेश में जो उसके अनुकूल कोई बात उसको समझ में आएगी तो वो उसको ग्रहण करता है और संदेश के उस भाग की उपेक्षा कर देता है जो उसके दृष्टिकोण, विश्वास या व्यवहार के अनुकूल नहीं होती है, वो जिसको प्रतिकूल समझता है। तो इसमें भी लोगों ने मतलब रिसर्चर ने अध्ययन किए, मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है ना, साइकोलॉजिस्ट ने, और वो रिसर्च करके इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि लोग संदेश के उस भाग पर काफी कठिनाई या असहजता से ध्यान देते हैं। ये बीच में फोन आ गया था इसलिए आप लोगों को सुनाई नहीं पड़ा होगा, है ना। तो अब आ रही है आवाज? हेलो मयंक, आ रही है आवाज, आ रही है सर। हाँ हाँ, अरे वो एक कॉल आ गया था हमारे इसमें। हाँ, तो रिसर्च में ये बात निकल के सामने आई कि लोग संदेश के उस भाग पर काफी कठिनाई महसूस करते हैं या उसमें असहजता से उसको लेते हैं, असहज हो जाते हैं, असहजता से ध्यान देते हैं, है ना। उसको उतना सीरियसली नहीं लेते, अटेंशन होके नहीं सुनते, जो उनके विचारधारा, दृष्टिकोण, विश्वास या व्यवहार के अनुरूप ना हो, है ना, या व्यवहार से असहमति रखते हो। तो लोग ऐसे संदेश को ग्रहण नहीं करते जो उनके तात्कालिक दृष्टिकोण का विरोध करते हैं और मानसिक अशांति या असंवादिता उत्पन्न करते हैं। तो इसमें कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जिनसे ये स्पष्ट है कि लोग उस संदेश सामग्री पर ध्यान देते हैं जो उनके तात्कालिक दृष्टिकोण का भले ही समर्थन करता हो, परंतु जिनके बारे में वे विश्वास करते हो और उसका आसानी से खंडन किया जा सकता है। तो लोग ऐसी भी सूचनाओं की उपेक्षा करते हैं
जो उनके दृष्टिकोण का समर्थन तो करती है, परंतु उसकी अवस्था कमजोर होती है। तो ये जो है, ये सिलेक्टिव अटेंशन था ये, है ना। तो इसमें किसी को कोई प्रश्न, अगर कुछ समझना हो तो इसमें बात करते हैं, नहीं तो फिर अपन इसको फेस्टिंगर्स की संज्ञानात्मक असंगति पे बात करते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस बाय लियोन फेस्टिंजर 1957, है ना। तो इसमें जो है वो किसी मनोवृत्ति, संवेग, व्यवहार, मूल, इनके संबंध में मनुष्य के ज्ञान, विचार और विश्वास को हम जो है वो संज्ञान कहते हैं। और संचार की प्रक्रिया में संज्ञान का काफी महत्व है ना, जिसको कि हम बोध कहते हैं, है ना, और कॉग्निजेंस, है ना, चयनित बोध जो अपन ने पढ़ा। तो ये संज्ञान का संचार की प्रक्रिया में काफी महत्व है, क्योंकि हम अपने परिवेश का जिस तरह संज्ञान करते हैं, उसी अनुरूप हमारा समस्त व्यवहार भी संचालित होता है। संचार में भी उसी की अभिव्यक्ति होती है, और यही कारण है कि जनसंचार के कई विद्वानों ने मनुष्य के संज्ञानात्मक पहलुओं के गंभीर अध्ययन एवं विश्लेषण के प्रयास किए। तो संज्ञानात्मक असंगति का सिद्धांत, ये जो फेस्टिंगर का है, वो इस विश्वास पर आधारित है कि अगर किसी व्यक्ति के दो संज्ञान परस्पर विरोधी हों तो वह संज्ञानात्मक असंगति महसूस करेगा। ठीक है ना। अब अपन इसका उदाहरण के लिए देखें कि एक व्यक्ति मान लीजिए चोरी करता है, तो उसे यह मालूम है कि पकड़े जाने पर जेल जाना होगा। दोनों जानकारियां उसका दो संज्ञान है ना। इन दोनों ही संज्ञानों के बीच परस्पर विरोध होने के कारण इसमें असंगति। अच्छा, 1 मिनट, है ना। हाँ, तीसरा जो है, इसमें अगर आप देखें
तो वो अपने असंगत संज्ञान का महत्व को कम करने तथा संगत संज्ञान का महत्व बढ़ाने के लिए वो मनुष्य जो है वो अपने संगत संज्ञान को महिमा मंडित करने का प्रयास करेगा, है ना। जैसा कि वो सोचेगा कि चोरी करना कोई हंसी खेल नहीं है, यह तो बहादुरी का काम है, बुद्धिमानी का काम है ना। वो अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए इस टाइप के संज्ञानों को उसमें शामिल करेगा। जब तक जीना है तब तक ठाठ से जियो, है ना। इसके लिए जरूरी साधन छीनकर या चुराकर लेने पड़े तो भी कोई हर्ज नहीं। वो ऐसा भी सोच सकता है कि सारे बड़े लोग खुद किसी न किसी तरह चोरी ही करते हैं, तो फिर हम पर इल्जाम क्यों, या फिर हम जो है वही होगा जो किस्मत में लिखा होगा। तो इस प्रकार की चीजें करके वो जो है अपने आप को दिलासा दिलाता है ना। तो ये फेस्टिंगर ने जो है अपने इसमें ये बात कही, और इस तरह उन्होंने देखा कि मनुष्य किसी सूचना को जानते हुए भी अस्वीकार कर देगा। वह अपना तनाव कम करने के लिए उन स्थितियों एवं जानकारियों को जानबूझकर नकार देता है जो उसके लिए असंगतिपूर्ण हो, है ना। जो उसके लिए संगतिपूर्ण होगी उनको तो वो ग्रहण करता है, लेकिन जो असंगतिपूर्ण है उनको नकार देता है, और किसी सच को मानने के बदले वह कहेगा कि ऐसा कभी सच नहीं हो सकता, और अगर सच हो तब भी मैं इसे मानने को कदापि तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने अनुकूल संज्ञानों को बनाने की हमेशा भरसक प्रयास करता है। तो ये लियोन फेस्टिंगर ने बताया कि किस तरह मनुष्य अपने लिए संगतिपूर्ण सूचनाओं को ग्रहण करके असंगत सूचनाओं को नकार देता है जो उसके लिए उसके अनुकूल नहीं होती हैं, है ना। तो इसके उन्होंने जो है वो 4 पहलू बताए हैं फेस्टिंगर ने। उन्होंने पहला जो बताया है कि विभिन्न प्रकार के असंगत संज्ञानों के बीच विरोध की मात्रा कम अथवा ज्यादा हो सकती है। अगर मान लीजिए अलग अलग असंगत संज्ञान है, तो ये जो इनके बीच में जो विरोध की मात्रा है वो कम या ज्यादा हो सकती है। लिहाजा क्या होता है कि संज्ञानात्मक असंगति की मात्रा भी इस बात पर निर्भर करेगी कि असंगत संज्ञानों के बीच कितना विरोध है। वह विरोध जितना ज्यादा होगा, संज्ञानात्मक असंगति भी उतनी ही ज्यादा होगी। विरोध की मात्रा यदि ज्यादा होगी तो संज्ञानात्मक असंगति भी जो है वो ज्यादा होगी। दूसरा उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति में असंगत संज्ञानों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उसके अंदर संज्ञानात्मक असंगति भी उतनी ही ज्यादा पाई जाएगी, है ना। जैसे मान लीजिए कि वो चोरी करता है और वो पकड़ा जा सकता है ना। तो इन दोनों संज्ञानों के अलावा यह तीसरा संज्ञान यह भी जुड़ जाए कि फला व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़े जाने के कारण जेल में बंद है, तो इस तरह उसके पास एक अतिरिक्त असंगत संज्ञान आ जाएगा। इससे संज्ञानात्मक असंगति की मात्रा भी बढ़ जाएगी तथा उस व्यक्ति के अंदर तनाव भी जो है वो स्वाभाविक तौर पर ज्यादा हो जाएगा, है ना। तीसरा, फेस्टिंगर ने कहा कि कुछ संगत संज्ञान भी होते हैं जिनके जरिए संज्ञानात्मक असंगति कम हो सकती है ना। ऐसे संगत संज्ञानों की मात्रा जितनी ज्यादा होगी वह व्यक्ति उतना ही कम तनावग्रस्त होगा, है ना। जैसे उस व्यक्ति को मालूम है कि बहुत सारे लोग चोरी के बावजूद कभी पकड़े नहीं गए, अथवा पकड़े जाने के बावजूद उनका कुछ नहीं बिगड़ा, है ना। वह या तो वो कोर्ट से छूट गए, तो ऐसे में उनके पास संगत संज्ञान की संख्या ज्यादा होगी तथा तनाव भी कम होगा, क्योंकि वो हर उन असंगत चीजों के लिए उसको मजबूत करने के लिए अपने संगत तर्क उसमें शामिल करते जा रहे हैं। चौथा, उन्होंने फेस्टिंगर ने बोला कि जो विभिन्न संज्ञान हैं उन संज्ञानों के महत्व के आधार पर भी संज्ञानात्मक असंगति की मात्रा निर्भर करती है।
अगर असंगत संज्ञान का महत्व अधिक हो तो संज्ञानात्मक असंगति जो है वो अपेक्षाकृत कम होगी। जैसे वह व्यक्ति अगर यह सोचता है कि चोरी के जरिए वह बहुत अमीर आदमी बन सकता है तो इस असंगति का महत्व बढ़ जाता है तथा पकड़े जाने के खतरे की असंगति का महत्व कम हो जाता है। तो ऐसे में वह अपेक्षाकृत कम तनाव का अनुभव करेगा और वो कहेगा कि ठीक है, जो पैसा मिलेगा चोरी से उससे अपन जो है कोर्ट कचहरी में खर्च, उसमें से आधा पैसा खर्च करके छूट जाएंगे, है ना, अगर पकड़े भी गए तो, है ना। तो इस प्रकार वो जो है अपने असंगति के संज्ञान को संगत बनाने के लिए कुछ ना कुछ उसमें तर्क जोड़ के अपने आप को दिलासा दिलाते रहता है। तो ये फेस्टिंगर ने अपने सिद्धांत में ये प्रतिपादित किया कि व्यक्ति जो है वो अगर असंगत संज्ञान है तो उसको संगत बनाने के लिए वो अपने तरीके से तर्क प्रस्तुत करता है और उससे उसका तनाव भी कम होता है। तो ये समझ में आया? इसमें कोई आप लोगों का एक बार आप लोग पढ़ोगे तब ये और आप लोगों को स्पष्ट होगा, है ना। तो ये जो अपन पुस्तक की बात कर रहे थे, ये पुस्तक आप लोग मंगा लोगे केवल जय कुमार की तो बहुत बढ़िया रहेगा। और इसको जब आप एक बार पढ़ोगे ताकि मैं जो बता रहा हूँ वो फिर आपको और स्पष्ट समझ में आएगा। इस पढ़ने के बाद अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर आप जो है मेरे से पूछ सकते हैं ना। अभी जो बताया वो बहुत सी चीजें आपको समझ में आई होंगी, हो सकता है कुछ ना भी आई हो, लेकिन एक बार जब आप पुस्तक से पढ़ोगे उसको अपने इससे तो आपको और वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। हैं? हेलो? हाँ सर। जी सर। सर संज्ञान जो बता रहे थे, तो जैसे सुनते हैं ना कि किसी मामले का संज्ञान लिया, तो मतलब उस वर्ड, सर उस वर्ड को थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए हिंदी। उसका संज्ञान का अंग्रेजी में होता है कॉग्निजेंस, है ना, मतलब कॉग्निशन। जैसे मान लीजिए कि हस्तक्षेप करना, कोई मुद्दा आपके नॉलेज में आया, कोई आपके नॉलेज में कोई बात आई तो उसमें आप अपने विचार रखना, है ना, किसी चीज का ज्ञान होना, आपको बोध होते हैं ना। तो जब लोगों में किसी चीज का बोध होता है उसी को अपन कॉग्निशन बोलते हैं, है ना। उसके बाद ही आप उसमें हस्तक्षेप करते हैं। किसी चीज, कोई चीज आपके नॉलेज में आना, उसको अपन संज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। उसको तुम डिक्शनरी में देखोगी तो कॉग्निजेंस होता है वो, ठीक है ना। है मतलब कोई बात आपके नॉलेज में, संज्ञात्मक असंगति जो आप बता रहे थे वो मतलब आपके दृष्टिकोण से जो आपके अनुकूल हो वो संगत हो गई, जो आपके प्रतिकूल हो, आप जिससे सहमत नहीं हो, वो असंगतता हो गई। संगतता और असंगतता तो समझ में आता है ना। जो आपके दृष्टिकोण से ठीक है ना, तो वो संगत है आपके, और जो आपके दृष्टिकोण से ठीक नहीं है वो आपके प्रतिकूल है ना, ठीक है ना। अनुकूल नहीं, ये है वो संगतता और असंगतता जो अपन बात किए, है ना। समझ में आया? है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ ठीक। तो फिर आज अपन ये क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। कल अपन नया कुछ देखेंगे अगला सिलेबस के हिसाब से, और कोई एक जन जो है इसका वो स्क्रीन शॉट लेके डाल देना तो मैं अटेंडेंस लगा लूंगा, ठीक है ना। हैं? अन्नू तुम डालोगे क्या? तुमको आता है स्क्रीन शॉट लेना? सर आता है, लेकिन ना मेरे में मतलब एक साथ नहीं आ पाता है। डल गया है सर। अच्छा सर आज है सर, डल गया। चलिए ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर।
कुछ नए स्टूडेंट्स हैं क्या आपकी क्लास में? मैं सारे डाल रहे हो रिकॉर्डिंग्स? हेलो मैं